हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी माई वे पर स्वागत है। आज हम बात की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। अपवाह कहते हैं यानी कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, ठीक है। और तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। इनकी वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह होगा उसे हम अपवाह कहेंगे, तथा इन वाहिकाओं के जो जाल बन जाएगा, वाहिकाओं से जो जाल बन जाएगा उसे हम अपवाह तंत्र कहेंगे, ठीक है। और अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, ठीक है। अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है, ठीक है। जो एक द्रोणी से दूसरी द्रोणी को एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली होगी उसे हम जल विभाजक कहेंगे, ठीक है। और बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं वो उनका जल ग्रहण क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है, ठीक है। जिनका वो जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है उसे हम नदी द्रोणी कहते हैं। छोटी नदियाँ व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र उसे हम जल संभर बोलेंगे, ठीक है। और अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो 70%, लगभग 77%, 77, ठीक है। लगभग 77% अपवाह क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, ठीक है। और उनमें आती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि, ठीक है। और अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं लगभग 23% पर नदियाँ गिरती हैं, जैसे कि सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार शामिल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है पीछे कि अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है। अब अपवाह तंत्र क्या होता है? और अपवाह तंत्र हमारे भारत में हिमालय नदी तंत्र है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और अंतरस्थलीय नदी तंत्र है। पहले हम अब हिमालय नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और प्रायद्वीपीय नदी महानंद नदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, ठीक है। और अंतरस्थलीय नदी लूणी नदी और गगन नदी आती हैं, ठीक है। हमने बताया कि अभी हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, अंतरस्थलीय नदी तंत्र, ठीक है। अंतरस्थलीय नदी, ठीक है। जैसे कि मतलब अपवाह तंत्र है ना, अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और अंतरस्थलीय नदी, ठीक है। और हिमालय नदी तंत्र को हम पहले विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु नदी तंत्र हम पहले इनके नाम देखेंगे नदियों के, और इनके प्राचीन नाम देखेंगे और इनके स्रोत देखेंगे, और मतलब कि जहाँ से निकलते हैं वो स्थान देखेंगे कि मैन कौन सा स्थान रहता है, ठीक है। सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी का प्राचीन नाम है वो इंडस है, ठीक है। सिंधु नदी का क्या नाम है? इंडस है, ठीक है, प्राचीन नाम। और यह मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ठीक है। यह मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। झेलम नदी का पुराना नाम है वो वितस्ता है, ठीक है। वितस्ता नाम पुराना है। और यह शेषनाग से निकलती है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चिनाब नदी को अस्कनी बोलते हैं, पुराना नाम अस्कनी है। और यह बारालाचला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है, वहाँ से यह नदी निकलती है। रावी नदी, ठीक है। रावी नदी को पुरुषेणी नदी भी बोलते हैं। और यह रोहतांग दर्रे, ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है। क्या नाम है? विपाशा पुराना नाम है। और यह व्यास कुंड से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। यह व्यास कुंड से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
सतलुज नदी सतलुज नदी, ये इसका पूरा नाम सतुर्दी है, जो कि राकस झील से इसका निर्माण होता है और तिब्बत इसका मेन एरिया है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है, राकस झील के तिब्बत के राकस झील से निकलती है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, हम अभी तक सिंधु नदी तंत्र ही पढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ी सी मतलब मोटी मोटी जानकारी देखें तो सिंधु नदी है, उसकी कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, जो कि भारत में हमारी कितनी है? 1114 किलोमीटर। ठीक है, भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। ठीक है, यह भारत में है। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है, और चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। ठीक है, रावी नदी की 725 किलोमीटर है। व्यास नदी की लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है, और भारत के अंदर देखें तो 1050 किलोमीटर है। ठीक है, फिर से देखें, सिंधु नदी है, उसकी लंबाई कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और 1114 किलोमीटर यह भारत के अंदर है। ठीक है, और झेलम नदी है, उसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। चिनाब नदी है, उसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर, और रावी नदी है, उसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। व्यास नदी है, इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है और भारत में 1050 किलोमीटर है। सिंधु नदी तंत्र। अब हम सिंधु नदी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, सिंधु नदी का एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880, जो कि हमने पहले देख लिया है, और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ये भी हमने पीछे देख लिया है। तो सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला पर स्थित बुखरचू हिमनद के समीप से मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? यह सिंधु नदी सिंधु तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला पर स्थित बुखरचू हिमनद के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। मैं थोड़ा सा मैप में आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ से यहाँ पे ये कैलाश पर्वत है, जो कि बुखरचू हिमनद में यहाँ पे बुखरचू हिमनद पड़ता है, और यहाँ से यह नदी निकलती है और यहाँ से होकर ये यहाँ पे जाती है, और यह फिर पाकिस्तान में चिलास नामक स्थान से प्रवेश करती है, और यह आके यह अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु को तिब्बत में हम शेरमुख कहते हैं। ठीक है, सिंधु को हम तिब्बत में शेरमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरमुख। सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख कहते हैं। भारत में प्रवेश स्थान है दमचोक। भारत में दमचोक नामक स्थान, जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको मैप में, यहाँ यह दमचोक स्थान है। ठीक है, यहाँ पे दमचोक स्थान है जो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, दमचोक। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिलास नामक स्थान से। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिलास नामक स्थान से। सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के समांतर बहती है। जैसे कि मैं बताऊं मैप में आपको, यहाँ जास्कर है, और यहाँ से जास्कर और लद्दाख के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में ये बहते, क्योंकि यहाँ से ये जा रही है ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जास्कर और लद्दाख है। ठीक है, लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किनारे स्थित है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, सिंधु नदी है, ये जम्मू कश्मीर के सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है। पंचनद का शुक्त जल पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाता है। ठीक है, पंचनद का शुक्त जल है वो पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाता है। जैसे कि मिठानकोट मैं मैप में दिखाती हूँ आपको। मिठानकोट यहाँ पड़ता है, जहाँ के पंचनद का
ये पांचों नदियों का पानी एक जगह पे मिलता है। ठीक है। कराची के समीप अरब सागर में सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है। चापाकार डेल्टा बनाती है। ये देखो यहाँ पे ये चापाकार डेल्टा बना रही है। ठीक है। सिंधु नदी जल विवाद। ठीक है। हम सिंधु नदी जल विवाद पढ़ेंगे। यह विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। यह आपको भी पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यह विवाद है। ठीक है। और किसकी मध्यस्थता ने ये करवाया था? तो रेमंड विश्व बैंक ने करवाया। ठीक है। और सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 के अंदर हुआ था। ठीक है। तो ये थे नेहरू जी और जन अयूब शान की तहत हुआ था। ठीक है। नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अयूब शान थे। ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि 80% जल है वो 3 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब। ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का पाकिस्तान 80% मतलब प्राप्त करेगा और 20% इसमें से भारत को मिलेगा। ठीक है। और रावी, व्यास, सतलुज नदी का पानी है वो 80% भारत यूज करेगा और 20% पाक को मिलेगा। ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंधु नदी के बाईं तरफ से और दाईं तरफ से मिलने वाली नदी। ठीक है। सिंधु नदी के दाईं तरफ से एक नदी मिलती है जिसे ट्रांस नदी कहते हैं। ठीक है। और बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ बोलन है, काबुल नदी, गिलगिल नदी और हुंजरा नदी, नुब्रा नदी, शोक नदी और गलवा नदी। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। हुंजरा नदी है। ठीक है। बोलन नदी, काबुल नदी, गिलगिल नदी, हुंदरा नदी और नुब्रा नदी, शोक नदी और गलवा नदी। ठीक है। और यह दाएं तरफ से एक नदी मात्र ट्रांस नदी मिलती है। ठीक है। तो मोस्टली पर्सन यहीं से बनता है कि जो दाएं तरफ से नदी मिलती है वो कौन सी है? तो वो ट्रांस नदी है। ठीक है। ये बता दिया। बोलन नदी है, काबुल नदी है, गिलगित नदी है और हुंदरा नदी है, नुब्रा नदी है, शोम नदी है, गलवान नदी है। ठीक है। ये गलवान नदी है। ठीक है। गलवान नदी है ये, सॉरी, गलवान नदी है। ठीक है। झेलम नदी है। अब हम झेलम नदी के बारे में चर्चा करेंगे। झेलम नदी एवं जम्मू एवं कश्मीर में 720 किलोमीटर शेषनाग झील से निकलती है। कि झेलम नदी की लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर के शेषनाग से निकलती है। जैसे मैप में दिखाऊंगा आपको। ये रही जम्मू कश्मीर है। यहाँ से ये जम्मू कश्मीर है। ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर है और यहाँ से शेषनाग है। झेलम शेषनाग झील से निकलते हैं। ठीक है। और ये यहाँ से बह के इसमें सिंधु में मिल जाती है। ठीक है। सिंधु नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। किसका? कश्मीर में है और कश्मीर घाटी का निर्माण भी करती है। ठीक है। और यह वुलर झील झेलम नदी बनाती है। ठीक है। वुलर झील झेलम नदी बनाती है। कौन सी झील बनाती है? वुलर झील बनाती है। नहीं सॉरी, वुलर झील है वो झेलम नदी बनाती है। ठीक है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। ठीक है। वुलर झील ही झेलम नदी का निर्माण करती है। ठीक है। वुलर झील एक गोखरू झील है। ठीक है। कौन सी झील है? गोखरू झील है। गोखरू झील का उदाहरण है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ये बात सही है ना कि झेलम नदी है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? इसकी सहायक नदियाँ किशन गंगा है। ठीक है। बस एक ही नदी है और एक है वो पाकिस्तान के जो नीलम नदी है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ में पाकिस्तान की एक नदी नीलम नदी है और एक सहायक नदी किशन गंगा है। ठीक है। इसकी कुछ परियोजनाएं भी है। ठीक है। इसकी कुछ परियोजनाएं हैं जैसे
ठीक है। परियोजनाएं में हम देखें कि इसकी एक परियोजना उरी परियोजना है, तुलबुल परियोजना है और झेलम नदी पर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यह झेलम नदी पर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये? जम्मू और कश्मीर के अंदर है। उरी परियोजना और तुलबुल, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है, तो उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। ठीक है, ये झेलम नदी के ऊपर है। चिनाब नदी, ठीक है, अब हम चिनाब नदी के बारे में जानकारी लेंगे। अस्कनी नदी भी इसे बोलते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि चिनाब नदी को अस्कनी नदी भी बोलते हैं। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रा से निकलती है। और इसकी परियोजना कितनी है? इसकी परियोजना 3 परियोजना है। एक तो है दुलहस्ती, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना है, बगलिहार परियोजना है और सलाल परियोजना है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, कौन सी परियोजना एक बार से फिर से देखते हैं? दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। ठीक है, चिनाब नदी को हम मैप में देखें एक बार, तो यहाँ से देखो, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर चिनाब नदी है जो बारालाचला दर्रा से निकलती है। ठीक है, और ये यहाँ से जाती है, देखो यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से, और जाके ये सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए रावी नदी। रावी नदी को हम पुरुषियानी नदी भी कहते हैं। ठीक है, पुराना नाम है इसका रावी नदी का। ठीक है, यह 725 किलोमीटर में जाती है। ठीक है, 725 है इसकी ये लंबाई है। ठीक है, 725 किलोमीटर। रावी नदी हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? हिमाचल के रोहतांग दर्रे से। ठीक है, और रावी नदी जम्मू घाटी का निर्माण करती है। किसका? कौन सी घाटी का? जम्मू घाटी का निर्माण करती है। जम्मू तथा लाहौर शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जम्मू तथा लाहौर शहर ये तट पर स्थित है। ठीक है, जम्मू तथा लाहौर शहर ये रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के किनारे ही पूर्ण स्वराज की मतलब उसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग के लिए यहाँ से पानी हाथ में उठाया गया था। ठीक है, और रोहतांग दर्रा मलानी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, रोहतांग दर्रा मलानी को लेह से जोड़ता है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के समीप गहरे गाज का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी? व्यास नदी है हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के समीप गहरे गाज का निर्माण करती है और पंजाब के हरीके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये कहाँ मिलती है? पंजाब के हरीके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर पोंग बांध भी स्थित है। ठीक है, पोंग बांध भी स्थित है नदी पर, सतलुज नदी के ऊपर पोंग बांध भी स्थित है। ठीक है, व्यास नदी में एक जलाशय भी है। इस जलाशय का नाम महाराणा प्रताप सागर है। ठीक है, अब हम सतलुज नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पुराना नाम सतलुज नदी है जो 1450 किलोमीटर में फैला है। भारत में 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो भारत में देखिए तो 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, सतलुज नदी कैलाश पर्वत के समीप राकस झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? राकस झील से निकलती है। सतलुज नदी भारत में शिप्ला दर्रे में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? ये शिप्ला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में शिप्ला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में हिमाचल प्रदेश में व पंजाब में बहने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, पहले भारत में बहेगी और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। जलाशय, इस पर एक जलाशय है जो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम कल गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है,
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।